बरेली में जो हुआ, एक धर्म को छूट और दूसरे पे डंडा, क्या वो इतने बड़े समाज के हितों की, उनकी सामाजिक धार्मिक आजादी की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही? और अगर वही सरकार जो है उन पे इस तरह का हमला कर रही है, उनको नमाज पढ़ने पे जो है जेल भेजने का काम कर रही है, और इनसे तो शंकराचार्य नहीं बचे, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या आप मिलने जाते हैं और आप आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, कभी बैरिकेड, कभी डिटेन, कभी रोक लेना? इसलिए मैंने कहा कि मैं राजनीति का छूत हो गया हूँ कि मैं अपने लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ। इसका जवाब सरकार दे, क्राइम रोक देना, क्या जरूरत पड़ेगी मुझे जाने की? तो आपको आपकी जान का खतरा नहीं है? ठीक है, एक ही बार तो मरूंगा मैं, कि रोज रोज थोड़ा मर जाऊंगा। तो क्या एक अकेले सांसद चंद्रशेखर आजाद मनुवादी सरकार के लिए काफी है? इनकी संख्या बढ़ाएंगे हम लोग। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देश भर में यूं तो आप तमाम चीजें देख ही रहे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के रामराज के हालात क्या बने हुए हैं, हर दिन मैं आपको लगातार खबर बता रही हूँ। हाल फिलहाल में मेरठ का मामला देखा होगा, फिर उसके बाद बरेली में जिस प्रकार से 12 लोगों को जुम्मे की नमाज अदा करने की वजह से उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, उन पर FIR दर्ज कर ली जाती है। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। हालांकि एक बात और बता देना बेहद आवश्यक है, हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार मुख्यतः अब शंकराचार्यों के कार्यकर्ताओं की भी पिटाई करने लगी है। आपने देखा ही होगा वीडियो। इस पूरे विषय पर लेकर यूं तो हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो अमूमन बेधड़क होकर बोलते हैं और मुख्य तौर पर बहुजन समाज का एक नेतृत्व करते हैं, सब कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? पहले तो मैं बरेली के मामले से शुरुआत करना चाहूंगी कि 12 लोगों पर FIR दर्ज कर दी जाती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस देश में संविधान का राज है, और जब सरकारें, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा कार्य करती हैं जो संविधान पे सीधा हमला होता है, तो हमारी न्यायपालिका हमारी रक्षा करती है। मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे थे बंगाल के कार्यक्रम में, और वहां की मुख्यमंत्री जब अपनी बात रख रही थी तो वो कह रही थी कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, आपको देश के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, एक चुनी हुई सरकार देश की न्यायपालिका से उम्मीद करती है कि वो हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे। तो बरेली में जो हुआ वो, उससे चिंता लोगों की बढ़ी। जहां एक तरफ आप तमाम धार्मिक कार्यक्रम को बड़ा उत्साह से मनाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वहीं खाली स्थान पे अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको आप अरेस्ट करके जिस तरह का जो भय पैदा कर रहे हैं, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, या जिस तरह से जो है चारों तरफ अगर आप देखोगे, कई ऐसे सर्वे हैं जिसमें इंडिया का नाम जो है हेट क्राइम की लिस्ट में भी आ रहा है, कि वहां अल्पसंख्यकों के प्रति, मुसलमानों, जैनों, बुद्धिस्टों, ईसाइयों, सिखों के प्रति जो है हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, और हो सकता है कल इसका खामियाजा हमें किसी बड़े नुकसान के तौर पर उठाना पड़े, क्योंकि जो मित्र देश हुआ करते थे कभी हमारे, आज वो मित्र देश नहीं रहे। तो ये सीधा सा आर्टिकल 25-26 पे हमला है। इसलिए मैंने जो है इसको कंडेम किया, और मैंने सवाल पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से और सरकार से कि उनकी सरकार में, उनके नेतृत्व में इस तरह का हमला जो है कमजोर वर्गों पे हो रहा है, तो सरकार उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करे। क्योंकि मुख्यमंत्री गार्जियन है उत्तर प्रदेश के, DGP, चीफ सेक्रेटरी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी के जो है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो अधिकार है उनका संरक्षण होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है? जवाबदेही मेरी नहीं है, जवाबदेही सरकार की। एक चुनी हुई सरकार बताए, क्या वो इतने बड़े समाज के हितों की, उनकी सामाजिक धार्मिक आजादी की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही? और अगर वही सरकार जो है उन पे इस तरह का हमला कर रही है, उनको नमाज पढ़ने पे जो है जेल भेजने का काम कर रही है, तो जब सरकार ही जो है हिंसा, वायलेशन, अपराध पर उतर आएगी, तो फिर न्यायपालिका के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कई बार से सरकार ने प्रयास किए हैं कि नाम लिखवाना हो या कुछ और चीजें, जिसका प्रोटेक्शन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने किया, और उम्मीद है कि भविष्य में भी सरकारों की ऐसी गलत कृत्यों को, ऐसी गलत पॉलिसियों को रोकने में न्यायपालिका जो है अपनी भूमिका को अदा करेगी। इसमें हमने देखा, आपने ट्विटर की, मैंने आपकी प्रतिक्रिया भी देखी। हालांकि प्रशासन ने कहा कि उन्होंने परमिशन नहीं ली। उन्होंने कहा कि सामूहिक तौर पर अगर नमाज पढ़नी थी तो पहले उसकी परमिशन लेनी चाहिए। हमने हवाई जहाज में देखा है कि लोग जा रहे हैं और अपने ईश्वर का नाम ले रहे हैं। हमने ट्रेनों में देखा है, रेलवे स्टेशन पे देखा है, बड़े मॉलों में देखा है। तो एक धर्म को छूट और दूसरे पे डंडा,
हालांकि यहाँ तो एक पे ही नहीं चल रहा है, बुद्धिस्टों पे डंडा चल रहा है, ईसाइयों पे भी डंडा चल रहा है, सिखों पे भी डंडा चल रहा है, जैनों पे भी डंडा चल रहा है। सरकार में तो सभी पे चल रहा है, और इनसे तो शंकराचार्य नहीं बचे, जिनको कहा, जिनके पास कहा, जिनके लिए कहा जाता है कि उनके पास धर्म ध्वज है, कि वो रक्षा करेंगे, वो धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि ठीक है, वो उनका धार्मिक विषय है, लेकिन आपने कहा, मेरा आपसे भी आपत्ति, आपने कहा कि शंकराचार्य के कार्यकर्ताओं को, पहली बात तो कार्यकर्ता नहीं होता है, ये कोई उनके समर्थक जो भी थे, उनके अनुयायी हो सकते हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ाने में उनके सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन अगर शंकराचार्य जी के पास भी कार्यकर्ता होने लग जाएंगे तो वो भी जो है वो नेता नहीं है, वो तो समाज के एक आदर्शों को स्थापित करने की एक व्यवस्था है। मैंने भी उसको स्टडी किया, हालांकि मैं इस तरह से उनको वो नहीं कर रहा हूं कि वो अपने उसमें क्या करते हैं, लेकिन जिस विषय पे उनके साथ ये हुआ है ये आपत्तिजनक है, इसमें मेरी घोर आपत्ति, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, आर्टिकल 25-26 को मानता हूँ, 27 को मानता हूँ। जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ और जिस तरह से उनके मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं उनको चोटियां पकड़ के खींचा गया, उनको अपमानित किया गया, जिस तरह से जो छत्रक है जिस तरह से उसको गिराया गया और जिस तरह का माहौल बनाया गया, एक जिस तरह का अपमान उनका किया गया, इसमें मेरी असहमति, कितने ही उनसे मेरे वैचारिक मतभेद क्यों ना हो, आप ये समझिए, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मैं नहीं मानता। वो कई बार वो कहते हैं कि भाई भगा दो, इनको भगा दो, उनको भगा दो, ये वहां चले जाएं, वो कहते हैं ये गद्दार है, धार्मिक। मैं ये ऐसे किसी की ठेकेदारी में नहीं लेके बैठा, मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से, जो शंकराचार्य हैं, लेकिन अगर उनके साथ भी कुछ गलत होगा तो मैं इस बात को जरूर कहूंगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जिस तरह से उनके अनुयायियों के साथ, वो छोटे बच्चे हैं उनके साथ हिंसा हुई, अपमानित किया गया, ये इससे लोगों में चिंता है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा विरोध है, बहुत मजबूत विरोध है, तमाम असहमतियों के बाद कि मैं उनके विचार का, उनके जो विचार वो देते हैं, जो बात वो कहते हैं, मैं भले ही उनका जो है वैचारिक हम लोगों में मतभेद हो, लेकिन अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस तरह से मैंने उनको अपमानित होते हुए देखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार ने अच्छा नहीं किया। सरकार को चाहिए मुख्यमंत्री को तत्काल उनसे माफी मांगे और जो अपराध उन्होंने किया उसका पश्चाताप करें, और जो उनके अनुयायी हैं, जिनके साथ जो हिंसा हुई है, उनके इलाज की और उनके साथ जो है भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। हुआ ये है ना, ये सरकार आई तो थी दूसरे धर्म के लोगों को पीटने के लिए, लेकिन ये तो अपने को भी नहीं छोड़ने को तैयार। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद बहुत स्पष्ट घोषणा आपके चैनल से कर रहा हूँ, हम किसी जाति धर्म के विद्रोह में नहीं है, ना विरोध में। हम तो चाहते हैं सब समता के मार्ग पर हैं, हर व्यक्ति इंसान को इंसान माने और उसके अधिकारों के प्रति सजग हो और उसकी कोशिश करेगी कि उनके द्वारा किसी दूसरे का अपमान ना हो। हम किसी के अधिकारों से घृणा नहीं करते, लेकिन जो अधिकार संवैधानिक रूप से हमें मिले हैं, अगर उनके प्रति कोई आंदोलन चलाता है, उनके प्रति कोई पंचायत करता, मीटिंग करता, तो हमारे दिलों को भी तकलीफ होती है कि जो वैसे तो सब भाई हैं हिंदू, लेकिन जब SC ST OBC के लोगों के अधिकारों की बात आती है तो उन अधिकारों पे वो इस तरह का उनकी पटाख से, उनकी जो टिप्पणियां, उनके विचार इस तरह से आते हैं कि जैसे वो बड़ी ताकत लगा के हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो उन ऐसे भाइयों से तो दुश्मन भले, ऐसे दोस्तों से दुश्मन भले, कि जो कम से कम दुश्मन का हमें पता तो है दुश्मन है, आप भाई बन के हमारा गला काट रहे हो, जो अधिकार हमें मिले उनको छीनने का काम कर रहे हो, सदियों से ये होता है, अभी भी आप ये कर रहे हो, तो काहे के भाई हो आप हमारे? आप भाई थोड़ा ही हुए, आप तो भाई के रूप में बहरूपी हो, जो चुनाव के समय तो भाई बताते हो, चुनाव के बाद हमारी खाल उतारते हो, हमारे सर पे पेशाब करते हो, हमारी चोटियां काटते हो, ठीक है। हमें जो है हमारे वो थूक करके जो है हमारे सामने हमें चटवाने को मजबूर करते हो, तो आप कहां से हमारे भाई हुए? जब NCRB का डेटा कहता है कपसाड़ में कहां गए वो सब बाहुबली, जो तमाम धार्मिक संगठन बने, वो क्यों नहीं आए उस बेटी की मदद करने के लिए? कहां गए? यहां अभी जो सोनू कश्यप की जला के हत्या कर दी, आप समझते हैं, जला के हत्या बांग्लादेश में हुई थी तो सब सड़कों पे थे, जिससे लेना देना जिससे मिले नहीं, और यहाँ सोनू कश्यप की हत्या हुई तो किसी को, हिंदू संगठन को जोड़ नहीं पड़ा। ये जो आपका दोहरा चरित्र ना, ये हमें सोचने को मजबूर करता है कि क्या वास्तविकता में आपके नारों में सच्चाई है? क्या आप जो बात कह रहे हैं वो सही है? नहीं,
ये आपका कृत्य हमें बताता है, ये दोहरा व्यवहार हमें बताता है कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। इसका मतलब आपके नारे राजनीतिक हैं, चुनावी, और हमारे नारे सच्चे हैं कि हम कमजोर वर्गों के हितैषी हैं और जब तक उनको मान सम्मान का जीवन नहीं मिलता, उनको अधिकार नहीं मिलते, हम लोग संघर्ष करेंगे। ये आपने हमारे महापुरुष करते आए, उनके रास्तों पर चल के हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रवादी का मतलब समझती है, तो राष्ट्रवादी भी इन्हीं का दिया शब्द है। हम सच्चे देशभक्त हैं। हम जितने अम्बेडकरवादी हैं सब सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि हमारे नेता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। अगर हमारी गर्दन पे भी आरा रखा होगा, तलवार रखी होगी, हमारे सर के पे भी गोली बंदूक लगी होगी, तो भी हम अपने देश के झंडे को गिरने नहीं देंगे, कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम है तिरंगा का सम्मान करने वाले, हम असली भारतीय हैं, क्योंकि हम प्रथम और अंत्य भारतीय। और हमारा नारा क्या है? जय भीम जय भारत। यानी कि हम अपने देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनता देखना चाहते हैं, ऊंचाई छोटा देखना चाहते हैं। लेकिन इसके आधार पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये देश छोटा है, ये बड़ा है, नहीं। हम तो समानता की बात करने वाले लोग हैं। हम तो अतिथि देवो भव के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हम तो अब इस देश में उपेक्षित हो रहे हैं। जो हमें भाई बताते हैं वही हमारे खिलाफ आंदोलन करते हैं, वही संविधान को जलाते हैं, वही जो है तमाम तरह के अपराध हमारे साथ करते हैं। हमारे पास पाकिस्तान को अपराध करने आ रहा है, कि चाइना से आ रहा है, कि बांग्लादेश से आ रहा है, कोई अपराध करने? यहीं के लोग अपराध कर रहे हैं। तो जो हमारे अधिकारों से छिड़ रहा है वो हमारा कभी भाई नहीं हो सकता। और कमजोर वर्गों के लोगों को चाहिए कि अपनी एकता मजबूत करें। एक मजबूत रहेंगे तभी उनकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अच्छा, एक बात आपने कही थी जो मैंने भी सुनी थी, इस पर मैंने बकायदा एक खबर भी बनाई थी। आपने कहा कि मैं राजनीतिक अछूत हूँ, जो सुनने में भी बहुत भौचक्का लगता है। लेकिन किस आधार पे आपने ये बात कही? देखिए, मैं मेरठ गया, 8 तारीख को घटना हुई, 8 तारीख की शाम को चर्चा में आई, मैंने अधिकारियों से बात की। मैं संवैधानिक व्यवस्था को ना मानता, कानून का मानता, तो फिर मुझसे सवाल होने चाहिए थे। 9 तारीख के लिए मुझे वहां के सारे अधिकारियों ने कहा कि आप हमें सिर्फ 24 घंटे का समय दो, आज आप ना हो। अगर मुझे उसमें कोई राजनीतिक लालसा लाभ होता तो मैं 9 तारीख को जाने के बाद सारी दुनिया गई थी। लेकिन मुझसे अधिकारियों ने मुझे विश्वास दिलाया कि हमें 24 घंटे का समय दो, हम कार्रवाई करके देंगे, आप मत आना। आप पता कर लो अधिकारी को, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा नेचर ही झूठ बोलने का। आपको अधिकारी बता देंगे उनकी मेरी वार्ता। उन्होंने मुझसे समय मांगा कि आप हमें 24 घंटे का समय, तो मैं नहीं आया, मैं नहीं गया। लेकिन जब 24 घंटे का समय पूरा होगा तो फिर नैतिकता के आधार पर मेरा हक बैठता है कि मैं जाकर अपने लोगों की लड़ाई लड़ूं। तो मैं जब वहां गया, मुझे जाने नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे ना उनको ना फंसा जाए, क्योंकि ऐसे सामाजिक तत्व थे वहां जिनको हमने सुना और पुलिस को बताया भी, जो हमारे लोगों ने बताया कि साहब वो कह रहे हैं कि यहाँ से काम करना, निकल जाना। तो करते तो दूसरे लोग और नाम लग जाता हमारे कार्यकर्ताओं का, तो हम वहां से चुपचाप चले आए। लेकिन नेक्स्ट डे जब हम वापस जाने लगे तो रोक दिया। तो हम कपसाड़ में अपने परिवार में, कपसाड़ आप बताओ कहाँ है? मेरठ में है, सड़क से 3 किलोमीटर दूर है। ऐसा तो नहीं किसी दूसरे देश में जहाँ चुनाव सांसद नहीं जा सकता। चलो, अब मैं सोनू कश्यप को जला के मार दिया मेरठ में, लेकिन उसका परिवार रहता है किला मोहल्ला मुजफ्फरनगर में। घटना थी मेरठ की। मैं उनके परिवार से मिलने जा रहा था, मैं उनके परिवार से 1 किलोमीटर दूर था, पुलिस ने वहां मुझे रोक लिया। उनका परिवार चल दिया वहां से कि हमें अपने बेटे से मिलना है। मेरी वो बहन और उनकी माता जी आ गई कि हमें चंद्रशेखर से मिलना है, वो हमारी मदद करने के लिए आया। 300 मीटर दूर थे वो लोग मुझसे, पुलिस उनको वहां से उठा लेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूं कि मैं अपने परिवारों से मिल ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में गुंडे मिल सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते हैं, उस माँ को मार सकते हैं, उस बहन को उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन एक भाई नहीं मिल सकता अपने परिवार से। क्या लगता है, अमूमन हम ऐसी वीडियोस देखते हैं कि मैंने कहा कि आप मिलने जाते हैं और आप आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, कभी बैरिकेड, कभी डिटेन, कभी रोक लेना। इसलिए मैंने कहा कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूं कि मैं अपने लोगों से नहीं मिल पा रहा हूं। इसका जवाब सरकार दे, क्राइम रोक देना, क्या जरूरत पड़ेगी मुझे जाने की? क्राइम खत्म हो जाएगा तो मैं क्यों जाऊंगा? अब पुलिस और मेरा तो चोली दामन का साथ है। अपराध होगा मैं जाऊंगा तो मुझे रोकने के लिए पुलिस आएगी। पुलिस अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। मैंने उस दिन पुलिस को रोका थोड़ा ही, मैंने उनसे कहा आप रोको, लेकिन हिंसा का प्रयोग मत करो। देखो, मुझे उस दिन यहाँ कील चुभी, 4 जगह मुझे कील चुभी। मुझे ये भी डर था कि सब एक विचार के लोग तो है नहीं, तो कोई हफ्ता के पुलिस के बेस में सिविल के लोग भी थे, कोई जहर की जो है कील तैयार करके जो मेरे विरोधी लोग हैं नुकसान पहुंचा दे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप रोको। मैंने उनको बताया भी कि नोकीली चीज चुभा रहे हैं आपके लोग, ये ठीक नहीं है। इस तरह का व्यवहार एक चुने हुए सांसद के साथ क्या होना चाहिए? और आप मुझे क्यों रोक रहे? अपराधियों को रोको ना भाई।
मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं क्या अपराध कर रहा हूँ? मैं अगर अपराध कर रहा हूँ मुझे फांसी चढ़ा दो। लेकिन जो लोग जातिवादी मानसिकता रखते हैं उनको इस बात का डर है कि उन्होंने वो जो अपराध कर रहे हैं उनका जो संरक्षण हो रहा है, चंद्रशेखर आएगा तो उन लोगों में बल पड़ेगा, वो अपनी आवाज को मजबूती से उठाएंगे। कई बार तो लोग अपमानित होकर क्राइम झेल के घर में बैठ जाते हैं, लेकिन जब उनका कोई उनको हिम्मत आती है कि भाई मुझे लड़ना है, इस देश में की आबादी तो बहुत 30 करोड़ से ज्यादा थी, अंग्रेज मुट्ठी भर दे, लड़ क्यों नहीं पाए? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं बन पाई। जब हिम्मत बनी, आंदोलन खड़ा हुआ, तो वो अंग्रेज भाग गए उल्टे पैरों। तो बलिदान देने पड़े ना। तो आपको आपकी जान का खतरा नहीं है? ठीक है, एक ही बार तो मरूंगा मैं, कि रोज रोज थोड़ा मर जाऊंगा। इससे पहले भी आप पे हमला हो चुका है। नहीं नहीं, ये मैंने कहा ना, ठीक है, इससे भी लोगों को दिक्कत है। पहले वही लोग मेरे लिए सुरक्षा मांगते थे, अब वही लोग मेरी सुरक्षा पर टिप्पणी करते हैं। अब ठीक है, सब राजनीतिक है, लोगों को लगता है कि भाई इस आदमी को किस तरह डिफेम करें, तो तमाम तरह की बातें करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कि मतलब आपको डर नहीं लगता, मेरा सवाल ये था। इस व्यक्ति के ऊपर इतनी बहनों का, माओं का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का, बच्चों का प्यार आशीर्वाद है, उसको क्या होगा? और होना होगा तो किस पे रुकेगा? खांसी जुकाम से लोग मर जा रहे हैं, बुखार से मर जा रहे हैं, मुझे मरना होगा तो मर जाऊंगा। मगर जिस दिन मुझे गोली लगी और मैं बच गया, मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ कुदरत ने जो मुझे जीवन दिया है, मेरे जीवन की रक्षा भी इसलिए की है कि अभी जो काम वो मुझसे लेना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम था, महामना राम स्वरूप वर्मा, तमाम हमारे जो महापुरुष हैं, फूले साहब हैं, साहू जी महाराज, उनका जो अधूरा सपना है, जो भी लोगों के अंदर मतलब लोगों के मन में भाव है कि भाई कोई आके हमारी लड़ाई लड़ेगा, तो वो उनके जो सपने थे उनके, वो पूरे नहीं हुए। तो उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसी जीवन में हम महापुरुषों के अधूरे काम को पूरा कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगले आने वाले 10 साल बहुत अच्छे होंगे कमजोर वर्गों के लिए, और कमजोर वर्गों को अपनी आजादी अभी महसूस नहीं कर पाए, आजादी से जीवन जीने का मौका मिलेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या एक अकेले सांसद चंद्रशेखर आजाद मनुवादी सरकार के लिए काफी है? इनकी संख्या बढ़ाएंगे हम लोग। आज आप लोकसभा चुनाव करा दो, हम इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग विधानसभा में भी कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों की संख्या बढ़े। देखो, मैं अकेले, ये तो सच है कि एक अकेला ही है, कोशिश तो वो अकेला आदमी कर रहा है 100 के बराबर, लेकिन प्रयास ये है कि उनकी संख्या विधानसभा में बढ़ जाए। और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, क्योंकि देखो, मैं गरीब परिवार से आया, तो मैं गरीबों के दर्द को समझता हूँ, पढ़े लिखे नौजवानों को भी समझता हूँ, उनके लिए रोजगार कितना आवश्यक है, एजुकेशन सबके उसमें हो, दायरे में हो कि एजुकेशन का लाभ ले सके, अपनी मनचाही पढ़ाई कर सके। तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है, हेल्थ सिस्टम थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है। महिलाओं के लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है कि घर पे जो ग्रामीण महिलाएं, उनको रोजगार मिल जाए, जो पढ़ी लिखी बहनें हैं उनको रोजगार मिल जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद और तमाम स्पोर्ट के जो इवेंट है उनको बढ़ावा मिले ग्रामीण पड़ता, उसके लिए भी मेरे पास है। मैं ही अकेला आदमी था जिसने आवाज उठाई कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मैं ही था जिन्होंने होमगार्ड के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए आवाज उठाई। मैं ही था जिसने पुलिस के जवानों के लिए आवाज उठाई। मैं ही था जिसने आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी जो लेबर्स हैं उनके लिए जो है, उनके लिए, उनकी वेतन वृद्धि के लिए, उनको तमाम तरह सुविधा देने के लिए मैंने आवाज उठाई। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक आवाज से बहुत सारे लोगों की आवाज मिल जाए तो एक शक्ति बन जाए, लोगों का भला हो। अब हमें जरूरत है पुलिस को भी आराम देने की, और पुलिस से उचित काम लेने की भी जरूरत है। पुलिस पे दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। उनको खाकी का इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए कि अपराधी 1000 किलोमीटर दूर भी रह के अपराध करने की हिम्मत नहीं उठा पाए। हमें एक ऐसा समाज बनाना है, हमें एक ऐसी व्यवस्था लागू करनी है, उसके लिए हमें सत्ता की जरूरत है। सत्ता प्राप्त होगी तभी हम लोग पॉलिसी बना पाएंगे। अब सुनिए, भाजपा सरकार में हमारे 100 मेंबर भी बन जाए और भाजपा सरकार में हम कैसे पॉलिसी बना लेंगे? तो हमें राजकाज में आना है, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। लेकिन वो तो आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, तभी संभव होगा जब वोट चोरी से बच पाएंगे, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा आपने भी संसद में भी मैंने देखा, आपने बकायदा तख्ती पकड़ के संसद के बाहर भी हमने देखा कि वोट चोरी, बीएलओस की जानों का भी आपने आंकड़ा पेश किया। तो क्या कैसे बचाएंगे फिर वोट चोरी? अगर आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है तो आप बचाएंगे कैसे? ये डाल और हम पात ये वोट काटेंगे और हम लोग वोट बनवाते रहेंगे। हम अपने सही वोट को नहीं कटने देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे लोग अपने वोट का प्रयोग करना सीख जाएं, और हम वोटिंग परसेंटेज को इतना बढ़ा देंगे कि ये सोच भी नहीं पाएंगे। हम घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता अपील कर रहे हैं कि चाहे भूखे रह जाना, एक रोटी कम खाना, चाहे काम पे उसके बाद जाना, लेकिन पहले अपने वोट कास्ट करके जाना, वोट डाल के जाना। अब देखो, हम लोग तो, हम अब ये नहीं कह रहे ना, अब देखना
कभी ऐतिहासिक होगा यूपी का चुनाव, इतने